Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Helpy for AKTU. So today I am going to discuss about क्लाउड कंप्यूटर की यूनिट नंबर फर्स्ट को इन वन शॉट में। तो चलिए हम सबसे पहले अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसमें है हमारा डेफिनीशन ऑफ क्लाउड, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। Underlying principles of parallel and distributed computing, cloud characteristics, elasticity in cloud computing, on demand provisioning। इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले टॉपिक को, विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द on demand availability of computer system resources like storage, networks, servers and processors etc, and computing power without direct active management by user। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं कि जो हमारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है, सर्वर्स होते हैं और प्रोसेसर होते हैं, इन सभी को यूज़र के डिमांड के बेसिस पे हम लोग अवेलेबल कराते हैं। जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, जैसे AWS हो गया, क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी यूज़र के डिमांड के बेसिस पे, जैसे डिमांड रहती है उसके बेसिस पे क्लाउड रिसोर्सेज को अवेलेबल कराते हैं। और इसमें यूज़र मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वही इन सारे सर्विसेज को मैनेज करते हैं, कब सर्विस देना है, कब सर्विस को लेना है और कैसे एग्रीमेंट करना है, ETC सब कुछ जो होता है वो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करते हैं। तो आइए हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। फर्स्ट, रिक्वेस्ट इनिशिएशन। A user or organization request a service such as storing a file or running an application over the internet। जैसे रिक्वेस्ट इनिशिएशन में क्या होगा कि जो कोई भी यूज़र है हमारा, जो सर्विस को लेना चाहता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, वो ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं हमारे, उनको वो रिक्वेस्ट करता है कि हमको, जैसे हमारी कोई एप्लीकेशन है उसमें हमको फ़ाइल स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज सर्विसेज चाहिए। जैसे वो अमेज़ॉन S3 के लिए AWS से रिक्वेस्ट करेगा कि हमको S3 सर्विस चाहिए अपनी फ़ाइल को स्टोर करने के लिए, या फिर कुछ सर्विसेज चाहिए हमको अपने ऐप को रन कराने के लिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट इनिशिएशन होता है। रिक्वेस्ट इनिशिएशन यूज़र के द्वारा या फिर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस को लेना चाहती है उसके द्वारा रिक्वेस्ट इनिशिएशन किया जाता है। क्लाउड प्रोवाइडर, द रिक्वेस्ट इज सेंड टू द रिमोट डेटा सेंटर मैनेज्ड बाय अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो जब रिक्वेस्ट इनिशिएशन होगा तो क्लाउड प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट आएगी कि एक यूज़र ने फाइल स्टोरेज के लिए हमसे सर्विस मांगी है, तो उसके हिसाब से वो सर्विस को लेगा और फिर यूज़र के पास सर्विस को डिलीवर करेगा। उसके बीच में एक SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि कितने दिन इसकी वैलिडिटी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो उसमें लिखा रहता है कि हम, जैसे S3 है, S3 को 4 महीने के लिए दे रहे हैं, और उसमें पेमेंट लिखा रहता है कि भाई पेमेंट कितना तुमको करना है, सर्विस के अकॉर्डिंग तुमको कितना पैसा देना है सर्विस प्रोवाइडर को। तो ETC सारी जानकारी उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में होती है। रिसोर्स एलोकेशन, द प्रोवाइडर CSP सॉफ्टवेयर dynamically allocates the necessary resources like virtual server or storage to fulfill the request। और इस रिसोर्स एलोकेशन में क्या हो जाएगा, जब हमारे सब चीज़ रेडी हो जाएगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट और ETC, तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का एक सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा यूज़र को। सर्विस डिलीवरी, द सर्विस इज प्रोसेस्ड एंड द रिजल्ट्स आर सेट बैक टू द यूज़र ओवर द इंटरनेट। सर्विस हमारी प्रोसेस हो जाएगी और जो भी यूज़र को सर्विस मिल जाएगी। तो चलिए हम इसका डायग्राम देखते हैं। बेसिक हमारा क्लाउड सिस्टम है, ये हमारा क्लाउड सिस्टम है जिसमें रिसोर्सेस है, एक एप्लीकेशन हो गया, स्टोरेज रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं मैसेजिंग रिसोर्सेज को भी, जो भी हमारा
एमएसजी हो गया, मैसेज रिसोर्स हो गया। तो जैसे आप लैपटॉप से भी रिसोर्सेज को ले सकते हैं, स्मार्टफ़ोन से भी ले सकते हैं और टैबलेट से भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से रिसोर्सेज को ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से भी रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा सकता है। नीड और एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर नीड आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एडवांटेज क्या है, तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, चाहे नीड में चाहे एडवांटेजेस में। तो फर्स्ट वन इज कॉस्ट इफिशिएंट। नो नीड टू बाई एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें देखो, कोई भी एक्सपेंसिव हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे कि आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, उससे बताएंगे कि हमको स्टोरेज की आवश्यकता है, तो वो आपको स्टोरेज सर्विस एलोकेट कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी हार्डवेयर एक्स्ट्रा अपने कंप्यूटर या उसमें लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्चुअली आपको दे देगा। आपकी सिस्टम जो है उसमें रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगी और स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगा। पे ओनली फॉर वाट यू यूज, पे एज यू गो मॉडल। ये पे एज यू गो मॉडल पे वर्क करता है, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। रिड्यूसेस मेंटेनेंस एंड एनर्जी कॉस्ट। ये मेंटेनेंस और एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए ये कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। कॉस्ट इफ़िशिएंट आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हमको कोई भी हार्डवेयर एक्स्ट्रा बाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे हमको जितना ज़रूरत रहेगा स्टोरेज का उतना हम क्लाउड प्रोवाइडर से लेंगे और उसी का पैसा देंगे, इसलिए ये कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। सेकेंड वन इज स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ईजिली स्केल अप और डाउन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन योर नीड। ऐड मोर स्टोरेज यूजर्स और कंप्यूटिंग पावर इंस्टेंटली। इसमें स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि ये स्केलेबल क्यों है, क्योंकि आप कभी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिसोर्सेज को ले सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें कि जैसे फ्लिपकार्ट होता है या फिर अदर जो ऐप्स हैं, जैसे बिग बिलियन डे आता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों को फ्लिपकार्ट के लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है कि रिसोर्सेज को स्केल अप करता है, बढ़ाता है। और जैसे ही जो हमारा बिग बिलियन डे ख़त्म हो जाता है, वैसे वो रिसोर्सेज को डाउन कर देता है। तो जितना रिसोर्सेज यूज किया जाएगा प्लेटफॉर्म के द्वारा, उतना ही फ्लिपकार्ट वालों को पैसा देना पड़ेगा क्लाउड प्रोवाइडर को। तो इससे ये ईजिली स्केलेबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कभी भी आप मोर स्टोरेज, मोर सर्वर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस योर डेटा एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम यूजिंग द इंटरनेट। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है या फिर डेटा है या फिर रिसोर्सेज है क्लाउड की, वो आप कहीं कहीं से किसी भी टाइम में ले सकते हैं। सो सपोर्ट रिमोट वर्क एंड कोलेब्रेशन। ये रिमोट वर्क और कोलेब्रेशन भी सपोर्ट करता है। आप कोलैब करके एक टीम बना के काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचेस एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स, सेव टाइम एंड एफर्ट फॉर यूजर। इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर रहता है वो आपके डेटा को और जो भी आपकी सिक्योरिटी हैं और अपडेट्स को, एटीसी को वो हैंडल करता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं रहती कि हमारा डेटा सेफ़ है या फिर अनसेफ है। तो जो भी होता है अपडेट और मेंटेनेंस होता है, वो सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। ऑटोमेटिक डेटा बैकअप, क्विक रिकवरी इन केस ऑफ डेटा लॉस, सिस्टम फेलियर और डिजास्टर। इसमें क्या होता है कि जो आप अगर कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें डेटा के लिए बैकअप होता है। डेटा एक दूसरी जगह भी उसकी जो कॉपी होती है वो स्टोर की जाती है कि जैसे अगर कोई भी डेटा लॉस हो जाता है तो उसको हम बैकअप कर सकें। तो इसमें क्विक रिकवरी होती है। अगर जैसे आपका डेटा लॉस हो गया तो जल्दी से आपको रिकवर कर दिया जाएगा।
better collaboration. Multiple users can work on the same file or project in real life, जैसे गूगल डॉक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया। इसमें बेटर कोलेब्रेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या करते हैं कि कोई जितने भी यूजर हैं आपके पास, जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी आपका ग्रुप है, उनमें जो सारे लोग हैं वो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे एक टाइम पे ही काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी, cloud providers use advanced security features like encryption, firewalls and multi-factor authentication। इसमें जो होता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, इनक्रिप्शन में हम एडवांस डेटा इनक्रिप्शन AES DES का यूज करते हैं, जिससे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। तो आइए हम देखते हैं अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो AKTU में लॉन्ग आंसर में काफ़ी बार आ चुका है, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, फिर मेन फ्रेम, फिर क्लस्टर, फिर ग्रिड, फिर वर्चुअलाइजेशन, फिर वेब 2.0, फिर सर्विस ओरिएंटेड यूटिलिटी कंप्यूटिंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग आया और क्लाउड कंप्यूटिंग अभी तक चल रहा है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एज अ नोड। जितने भी हमारे का जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोड। फॉलो अ लैन आर्किटेक्चर, वो एक दूसरे से लैन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और लैन के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। दे डिवाइड द पर्टिकुलर टास्क इनटू द सब टास्क, वो कोई भी अगर टास्क आता है तो वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं और सभी के पास सेम अमाउंट में टास्क जाता है। एट द सेम टाइम दे प्रोसेस सब टास्क एंड गिव रिजल्ट, और सेम टाइम में सब लोग छोटे छोटे टास्क को प्रोसेस करते हैं और एक में रिजल्ट को दे देते हैं। इट अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग, ये पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउ करता है, इससे जो होता है वो टाइम कम लगता है। सेकेंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, इट हैज़ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर, enables large organization to serve many users at once, used by banking। ये मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या होता है कि ये इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये जैसे बिलियंस ऑफ डेटा है आपके पास, तो उसके प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटिंग यूज किया जाता है। एक टाइम पे इसको एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है या फिर उस पे जो भी कंप्यूटेशन होती हैं उसको परफॉर्म कर सकता है। ये जो होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये पोर्टेबल नहीं था क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा था, तो इसको हम पोर्ट करके कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। और ये कॉस्ट इफ़िशिएंट था क्योंकि इसका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था और बिलियंस ऑफ कंप्यूटेशन कर देता था फास्टली, सो दैट ये कॉस्टली था। थर्ड वन इज क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग कनेक्ट्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नोड्स वाया नेटवर्क टू वर्क टुगेदर एज अ सिंगल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होती हैं, नोड्स होती हैं, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं और वो सारी कनेक्ट होके एक सिंगल सिस्टम बनाती हैं जो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होता है, जो टास्क को ईजिली परफॉर्म कर देता है इन द लेस टाइम। इट ऑल्सो यूजेज लैन फॉर कनेक्शन ऑफ नोड, ये लैन का यूज करता है नोड को कनेक्ट करने के लिए। इट यूजेज लोड बैलेंसर विच डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग टास्क अक्रॉस नोड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी एंड प्रिवेंट ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है कि ये लोड बैलेंसर का यूज करता है, जो भी टास्क आता है उसको सब टास्क में वो डिवाइड करके और सभी जो नोड्स होती हैं उनको टास्क डिवाइड कर देता है और इजीली कंप्यूटेशन हो जाता है और रिजल्ट को इफ़िशिएंटली दे देता है। ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग that connects a heterogeneous computers over a network to act as a single virtual super computer। इसमें क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह होता है, लेकिन इसमें जो हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम एक नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं और ये वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, टास्क को जल्दी परफॉर्म करता है।
इसमें जो होता है मिडलवेयर का भी यूज किया जाता है। अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लेयर इनेबल्स नोड्स टू कम्युनिकेट, शेयर रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेट टास्क ऑफन यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मिडलवेयर का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे नोड्स होती हैं वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं और टास्क को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, किसका टास्क हो गया है, किसका टास्क नहीं हुआ है। Fifth one is virtualization. It allows multiple virtual machines to run on a single physical server, optimizing resource use and flexibility. इसमें क्या होता है कि हम एक फिजिकल मशीन पे काफ़ी सारे वर्चुअल मशीन को रन कर सकते हैं। Utility computing. Utility computing is a cloud service model where computing resources like storage, processor, and networks are provided on demand and billed based on the usage, similar to the utilities like electricity or water. It allows businesses to pay only for what they use, eliminating the need for upfront infrastructure investment. इसमें यूटिलिटी में क्या होता है कि जो भी आपकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती है, जैसे स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, या फिर नेटवर्क हो गया, सर्वर्स हो गया, इन सभी को जो भी यूज़र होता है उसके डिमांड या फिर उसके यूज के बेसिस पे दिया जाता है और उससे उतना ही लिया जाता है जितना उसने यूज किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में जितना आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसके अकॉर्डिंग आपकी बिलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करेंगे। Seventh one is Web 2.0. It introduces interactive and dynamic web pages, allowing users to create, share and interact with content. इसमें क्या होता था कि तब तक इंटरेक्टिव डायनेमिक वेबसाइट आ गई थी या फिर वेब पेज आ गए थे जो यूज़र को अलाउ कर सकते थे कि वो अपने कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं कंटेंट से। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड क्लाउड सिस्टम। ये ब्रिज की तरह वर्क करता था बिटवीन यूजर और क्लाउड सिस्टम के। हियर वी आर मेकिंग एप्लीकेशन लाइक सैस easily accessible through web browser and enhancing यूजर engagement। इसमें हम जो भी सैस एप्लीकेशन थे, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन थे, उनको हम बना सकते थे और वो वेब के थ्रू इजीली एक्सेसिबल थे। सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग, एसओसी, इट इज़ जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच। ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच थी दैट ब्रेक्स लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को स्मॉलर बनाती थी, छोटा बनाती थी, इंडिपेंडेंट बनाती थी एंड रीयूजेबल सर्विसेज दैट कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, जिसमें रीयूजेबल सर्विसेज थी जो कम्युनिकेट कर सकते थे ऑन अ नेटवर्क। एग्जांपल इसका देखें, थिंक लाइक अ रेस्टोरेंट वेयर स्पेशलाइज्ड शेफ सर्विसेज हैंडल्स स्पेसिफिक टास्क, जैसे कुकिंग हो गया, प्लेटिंग, बिलिंग टू क्रिएट अ मील रदर देन वन पर्सन डूइंग एनीथिंग। इसमें जो भी टास्क थे वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड रहते थे। एक स्पेशलाइज सर्वर होता था जो कि हैंडल करता था टास्क को, और इसमें कोई ऐसा नहीं था कि एक ही पर्सन सब कुछ मैनेज करेगा। नाइन्थ इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स ऑन डिमांड एक्सेस टू computing resources like server, storage and applications via the internet, allowing for easily scalability and flexibility। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या था कि काफ़ी सारे क्लाउड प्रोवाइडर आ गए थे, काफ़ी सारी सर्विसेज आ गई थी और जो भी सर्विसेज थी उनको पे एज अ यूज दिया जाता था। और कोई भी अगर जैसे सर्विस को ले रहा है तो उसमें हम सर्विसेज को ऑटोमेटिकली स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करते थे कि सर्विस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रैफिक। कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, देखिए इसमें हमारे पहला है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम फ्रंट एंड इसे कहते हैं। देन हमारा इंटरनेट है, देन हमारा बैकएंड है। बैकएंड में हमारा एप्लीकेशन, सर्विस, क्लाउड रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ETC होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज यूज्ड बाय द क्लाइंट। जो भी हमारा क्लाइंट होगा, यूजर होगा, उसके द्वारा फ्रंट एंड यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट साइड इंटरफेसेस
and applications that are required to access the cloud computing प्लेटफॉर्म। इसमें क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंटरफेस होता है, जो कि जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं उनको ये क्या करता है कि रिक्वायर कर सकता है। इट इंक्लूड्स वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टेबल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका वेब ब्राउज़र हो गया या फिर मोबाइल डिवाइसेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वे क्लाइंट क्या वो फ्रंट एंड को दिखाने में वर्क करती हैं क्लाइंट को। बैकएंड इज़ यूज्ड बाय द सर्वर प्रोवाइडर। जो भी हमारा बैकएंड होता है वो सर्वर प्रोवाइडर की सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूज किया जाता है। इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसमें बैकएंड में जो भी हमारी सारी रिसोर्सेज होती हैं जो यूज़र को पहुंचानी है, उसमें हम बैकएंड में ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। It consists of a large amount of data storage, security mechanism, virtual machine, deployment models, servers, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म etc। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा स्टोरेज हो गया, सर्विस हो गया और सिक्योरिटी हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, सर्वर हो गया एंड ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड में रहती हैं। वेरियस कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट वन इज क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ द फ्रंट एंड कंपोनेंट। ये एक फ्रंट एंड कंपोनेंट होता है। इट प्रोवाइड्स द GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र जो होते हैं वो क्लाउड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैन इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट की हेल्प से जो भी हमारा फ्रंट एंड होता है वो बैक एंड से इंटरेक्ट कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सिक्योरिटी। इट इज़ एन इनबिल्ट बैक एंड component of cloud computing। it is decided by the cloud service provider। सिक्योरिटी हमारी क्या होती है कि जिसमें जो भी हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें जैसे हमारा AES हो गया, एडवांस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हो गया, DES हो गया या फिर RSA एल्गोरिदम हो गया, इन सभी का यूज करके वो डेटा को सिक्योर करता है। मैनेजमेंट। It is used to manage components such as application, service, storage, infrastructure and other security issue in the cloud। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारा स्टोरेज होता है, सर्वर होता है, नेटवर्किंग होता है, सिक्योरिटी इशू होता है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के द्वारा देखी जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टेबलाइज कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल कंपोनेंट। ये जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है ऑल कंपोनेंट के बीच में, किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट ना आए, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड सर्विसेज एट होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड नेटवर्क लेवल। ये जो होता है ये सर्विस प्रोवाइड करता है होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल पे। स्टोरेज। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन द क्लाउड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। क्लाउड में जो स्टोरेज होता है वो बहुत बड़ी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है टू स्टोर डेटा एंड मैनेज डेटा। रन टाइम क्लाउड। इट प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट टू वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट और एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। सर्विसेज। टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। जो भी सर्विसेज होती हैं वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट की बेसिस पे ही होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो 3 टाइप की सर्विसेज को ऑफर करता है। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास। इसमें क्या होता है कि हमारा फुल्ली मैनेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपका जीमेल हो गया, ये सब गूगल ड्राइव हो गया, ये सब जिसमें जो भी यूज़र होता है उसको सिर्फ यूज करना रहता है एप्लीकेशन को, और सिक्योरिटी या फिर अदर थिंग्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास। इसमें क्या होता है कि जो भी एक ऐसा
एप्लीकेशन दिया जाता है यूज़र को, जिस पे वो डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग कर सके अपने एप्लीकेशन की। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS, इसमें जो होता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे होती हैं, सर्वर होता है, नेटवर्किंग होता है, स्टोरेज होता है, ये सारी चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं। ये 2 नंबर में आ सकता है, कभी कभी इसको 7 मार्क्स में भी बना देते हैं। तो अंडरलाइंग principles of parallel and distributed computing. Before discussing parallel and distributed computing, it is essential to understand serial computing. पहले हम पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने से पहले हम सीरियल कंप्यूटिंग के बारे में समझते हैं क्या होता है। सो सीरियल कंप्यूटिंग, इनिशियल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली रिटन फॉर सीरियल कंप्यूटिंग। पहले जो भी सॉफ्टवेयर था हमारा वो ओरिजिनली रिटन लिखा गया था सीरियल कंप्यूटिंग के लिए, जैसे टू बी रन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर विथ अ सिंगल CPU, जिस पे जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो सिंगल कंप्यूटर पे सिंगल CPU पे रन करता था। एग्जीक्यूशन फ्लो, in serial computation, a problem is broken into a discrete series of instruction. Instruction are executed one after another. इसमें क्या था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वन बाय वन एक एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ओनली वन इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी मोमेंट इन टाइम। जैसे ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, इसको हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिए, ये प्रोसेसर हो गया। पहले हमारा T1 प्रोसेस होगा, देन T2 प्रोसेस होगा, देन T3 प्रोसेस होगा। प्रॉब्लम्स विथ सीरियल कंप्यूटेशन, लो ट्रांसमिशन स्पीड थी इसकी, ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम कैन बी एग्जीक्यूटेड, एक इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। मेकिंग इट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो इसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम ज़्यादा लगता था। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट थी, क्या थी, किस लिए हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, मल्टीपल प्रोसेसर और कोर्स टू एग्जीक्यूट टास्क साइमल्टेनियसली। इसमें क्या था कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर थे जो टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते थे। जो भी हमारा टास्क होता था उसको सब टास्क में डिवाइड करके हर एक प्रोसेसर को एलोकेट करके छोटे छोटे टास्क और एक साथ उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दे देते थे। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, टू इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग टास्क, इसमें सिंक्रोनाइजेशन था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था टास्क में। डिविजिबल टास्क, द वर्कलोड शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। जो भी हमारा जो टास्क था उसको हम डिवाइड करके एक साथ एग्जीक्यूट करा लेते थे। कम्युनिकेशन, इफ़िशिएंट डेटा एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेसिंग यूनिट, इफ़िशिएंट डेटा एक्सचेंज था प्रोसेसिंग यूनिट में। पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टास्क smaller subtask that can processed simultaneously by multiple processor और कोर्स। इसमें क्या था कि हम जो भी हमारा एक टास्क है या फिर प्रॉब्लम है उसको हम सब टास्क में डिवाइड कर देते थे और वो साइमल्टेनियसली सब टास्क प्रोसेस होके वो रिजल्ट दे देते थे। इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, फास्टर कंप्यूटेशन था, कंप्लीट टास्क इन लेस टाइम बाय परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन इन पैरेलल। इसमें जो टास्क होता था वो लेस टाइम में रिजल्ट हमको मिल जाता था क्योंकि पैरेलल कंप्यूटेशन होता था। एफिशिएंसी, यूटिलाइजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स टू इंक्रीज कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। इसमें जो था कि हम काफ़ी सारे प्रोसेसर का यूज करते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये एफिशिएंट था। स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल लार्जर डेटा सेट एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर। ये लार्ज डेटा सेट को भी हैंडल कर सकता था या फिर लार्ज प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकता था बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर। नंबर ऑफ प्रोसेसर को इंक्रीज करके ये जो था ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता था, इसलिए ये बेटर था सीरियल कंप्यूटिंग से। डायग्राम,
प्रॉब्लम हुआ, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक के लिए एक स्पेसिफिक सीपीयू का यूज किया, जिससे हमारा कंप्यूटेशन फास्ट हो गया। नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आया? नेटवर्क कनेक्टिविटी, रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स। इसमें क्या था, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी थी, नोड्स में कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता था, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं उत्पन्न होता था। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नोड्स। जो भी हमारा रिसोर्स एलोकेशन था वो नोड्स के बीच में सेम, जो एक नोड को जितना टास्क उतना ही हर एक नोड को, तो इससे ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इफ़िशिएंट था। फॉल्ट टॉलरेंस, द सिस्टम मस्ट कंटिन्यू वर्किंग इवन इफ सम नोड्स फेल्स। अगर कोई भी जैसे एक सिस्टम है हमारा, वो नोड्स को कंटेन करता है, अगर उसमें कोई भी नोड्स या फिर कंप्यूटर फेल हो गया तो ये नहीं है कि पूरा सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, अब टास्क प्रोसेस ही नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा था कि अगर कोई सिस्टम या फिर कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है तब भी जो भी टास्क था, कंप्यूटेशन था, वो वर्किंग रहेगा। Distributed computing. Distributed computing involves a network of independent computers nodes that work together to complete a task. इसमें क्या था, एक नेटवर्क था जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नोड्स को कनेक्ट करता था और एक साथ टास्क को वो लोग प्रोसेस करते थे। ईच नोड्स processes part of the task and communicates to achieve the overall result. इसमें जो नोड्स थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और जो भी टास्क था उसको अचीव कर लेते थे ऑन टाइम। एफिशिएंसी थी इसमें। कॉन्करेंसी, एग्जीक्यूटिंग टास्क एट द सेम टाइम। कॉन्करेंसी मीन्स कि जो भी हमारा टास्क था उसको ये लोग सेम टाइम में एग्जीक्यूट कराते थे। Scalability and performance, the ability of the system to handle increasing workload by adding more resources nodes, improving overall processing speed। इसमें क्या था कि जब भी हमारे पास वर्कलोड आता था तो हम उसमें और सारे नोड्स या फिर कंप्यूटर रिसोर्सेज को लगा देते थे, जिससे हमारा जो टास्क था वो इजीली परफॉर्म हो जाता था। Fault tolerance, reliability, the ability to continue operating correctly even if one or more node fails, achieved through the replication या फिर चेक पॉइंट एंड रिकवरी मैकेनिज्म। इसमें क्या होता था कि अगर कोई नोड फेल हो गया है तब भी वो सिस्टम वर्क करेगा, टास्क को इफिशिएंटली परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को देगा। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये भी सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है तो इसको अच्छे से पढ़ ले, एकदम इजी पॉइंट्स में समझाया है। इस तरफ हमारे फीचर्स हो गए, ये पैरेलल कंप्यूटिंग हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गया। फर्स्ट वन इज डेफिनीशन, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क टुगेदर ऑन द सेम टाइम। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर जो होंगे वो एक साथ एक टास्क पे काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिफरेंट टास्क। जो भी हमारे कंप्यूटर होंगे बहुत सारे, वो एक टास्क पे काम करेंगे और रिजल्ट को देंगे। सेकेंड वन इज स्कोप, सिंगल सिस्टम विथ मल्टीपल प्रोसेसर्स और कोर। इसमें सिंगल सिस्टम होता है, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। मल्टीपल सिस्टम नोड्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होता है जो एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। टास्क डिवीजन, टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क एंड फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसमें जो टास्क होता है वो स्मॉल पार्ट में टास्क को डिवाइड किया जाता है और वो पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है। इसमें टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। इसमें जो होता है हमारा टास्क जो होता है वो डिवाइड होके डिफरेंट जो भी हमारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन, रिक्वायर हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर। इसमें प्रोसेसर के बीच में हाई स्पीड कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है।
कम्युनिकेशन इज डन ओवर अ नेटवर्क ऑफन स्लोअर देन पैरेलल सिस्टम। इसमें जो होता है वो कम्युनिकेशन डन होता है क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग से। रिसोर्स शेयरिंग, ऑल रिसोर्सेज शेयर द सेम मेमोरी एंड सिस्टम। इसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सेम मेमोरी एंड सेम सिस्टम को शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल प्रोसेसर का यूज किया जाता है। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मे बी फिजिकली सेपरेटेड। इसमें जो भी रिसोर्सेज होता है वो क्योंकि कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स को दे दिया जाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपना सिस्टम यूज करते हैं। फेलियर हैंडलिंग, इफ़ वन प्रोसेसर फेल्स द होल प्रोसेस में बी डिस्टर्बटेड। इसमें एक ही सिस्टम होता है, अगर एक प्रोसेसर जो फेल हो गया हमारा तो पूरा सिस्टम जो होता है वो बंद हो जाता है, फिर प्रोसेसिंग नहीं होती है। फेलियर ऑफ वन नोड कैन बी हैंडल्ड विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर सिस्टम। जो हमारा अगर जैसे कोई भी एक नोड हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया वो फेल हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम डिसरप्ट नहीं होता है, सिस्टम कंटिन्यू रहता है। सिंक्रोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन ऑन रिक्वायर्ड बिटवीन प्रोसेसर। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन प्रोसेसर। नोड्स में ऑपरेट एसिंक्रोनियसली विथ लेस स्ट्रिक्ट सिंक्रोनाइजेशन। इसमें सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा कम होता है, इसमें एसिंक्रोनाइजेशन होता है। एट्थ वन इज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्स एज इट यूजेज अ सिंगल सिस्टम। ये जो होता है ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये एक ही सिस्टम का यूज करता है। मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं। कम्युनिकेशन रिक्वायर हाई स्पीड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स। Communication is done over a network often slower than parallel system. 10th one is performance, suitable for tasks requiring intensive computation. ये suitable होता है जो टास्क बहुत कम टाइम में प्रोसेस किए जाते हैं। suitable for task that can be divided into independent subtasks. ये suitable होता है जहाँ टास्क को सब टास्क में डिवाइड करना होता है। Elasticity in cloud computing, capability of cloud system to automatically increase or decrease computing resources such as CPU, memory, storage based on the current workload or demand. Elasticity क्या होता है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसकी डिमांड के बेसिस पे हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, यही हमारा इलास्टिसिटी होता है। Ensures applications have extra resources they need at any time, avoiding both under provisioning and over provisioning. इसमें क्या होता है कि डिमांड के बेसिस पे जैसे हमारा कोई भी एप्लीकेशन है तो उस वो जब उसको नीड होगी तभी हम रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, और जब रिसोर्सेज की नीड उसको नहीं होगी तब हम रिसोर्सेज को ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ओवर प्रोविजनिंग, बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड नहीं होगा और बहुत कम रिसोर्स प्रोवाइड नहीं होगा, एक बैलेंस वे में रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगी। एक्सप्लेनेशन, इन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड स्केल अप रिक्वायर मैनुअल हार्डवेयर अपग्रेड। ट्रेडिशनल में क्या था कि रिसोर्सेज हमारी जो थी फिजिकल हार्डवेयर की वो फिक्स थी, अगर हमको अपग्रेड कराना है तो हमको हार्डवेयर को चेंज कराना पड़ेगा और मैनुअल तरीके थे। इन कॉन्ट्रास्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure और Google Cloud Provider provides elastic scalability where resources are dynamically adjusted in real time. लेकिन अब क्या है कि जो भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड सर्विस हो गया, ये सारे रियल टाइम में हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रियल टाइम में रिसोर्सेज को अपग्रेड कर सकते हैं और जितना यूज करेंगे उसके बेसिस पे हम पे करेंगे। Elasticity allows organization to handle
varying workload efficiently by first one is scaling out, horizontal scaling। इसमें क्या होता है, एडिंग मोर इंस्टेंसेस और सर्वर्स ड्यूरिंग हाई डिमांड। इसमें जब डिमांड हाई होगी तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्लाउड प्रोवाइडर जो होंगे वो रिसोर्सेज को हाई कर देंगे। स्केलिंग इन, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डाउन, रिमूविंग अननेसेसरी इंस्टेंसेस ड्यूरिंग लो डिमांड। जब डिमांड कम होगी एप्लीकेशन की तो क्लाउड जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को डिक्रीज कर देगा। स्केलिंग अप या डाउन, वर्टिकल स्केलिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर लाइक सीपीयू रैम ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसमें हम रिसोर्सेज को अपलोड करते हैं, रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। टाइप्स, फर्स्ट वन इज रिएक्टिव इलास्टिसिटी, रिसोर्सेज आर स्केल्ड इन रिस्पॉन्स टू वर्कलोड चेंजेस। इसमें क्या होगा कि वर्कलोड जैसे ही चेंज होगा उसके बेसिस पे हमारा रिसोर्सेज जो होगा वो स्केल किया जाएगा। जैसे एडिंग मोर सर्वर्स व्हेन वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज, जैसे वेबसाइट की ट्रैफिक जब इंक्रीज होता ही है तब हम सर्वर को बढ़ाते हैं, यही हमारा रिएक्टिव इलास्टिसिटी होता है। प्रोएक्टिव इलास्टिसिटी, रिसोर्सेज आर स्केल्ड बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेड डिमांड यूजिंग एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उस पे हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को स्केल करेंगे, अप करेंगे या फिर डाउन करेंगे। एग्जांपल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंक्रीजिंग रिसोर्सेज बिफोर फेस्टिवल स्टार्ट। जैसे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फेस्टिवल है जैसे बिग बिलियन डे है और सारे हैं तो उसमें हम उसकी स्टार्ट